गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप मुझे सुन रहे हो? यस नो? एम आई ऑडिबल? यस, वेरी गुड। 2 मिनट वेट कर लो, मुझे ना क्वेश्चन के फाइल मैं लोड कर लो। नहीं चाहिए, 2 मिनट आप वेट कर लो। पहले वाले वाला और दूसरे वाले का एक्स निकाल के बताओ। पहले वाले और दूसरे वाले का एक्स निकाल के बताओ। पहला एक्स निकाल के बताओ, दूसरा एक्स निकाल दो ना। पहला के सही दूसरा बताइए। सभी नाम आप बताइए, कितना नाम बताइए, आप बताइए। राइट करके आप बताइए ना। -3 ना सही ना दो ना 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 मुझे तुम सिर्फ सेकंड वाले में ये बताओ सेकंड वाला तो एक दिन की आंसर एक्स का वैल्यू स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। कुछ बताओ, कुछ बोलना हो तो। एक बच्चे ने 5-6 क्वेश्चन डाउट भेजा है, उनको बताना पड़ेगा, बट उन क्वेश्चंस को मैं लेक्चर नोट में ले ले, क्योंकि डाउट है तो उसको लेक्चर नोट में ले रहा हूँ। और एक आप क्वेश्चन खुद भी अपने से करा दे रहा हूँ, तो दोनों चीजें हो जाएगी। हमारे भी कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे और लेक्चर नोट का भी कुछ क्वेश्चन हो जाएगा। शुरू करते हैं लेक्चर को। आपका डाउट भी इसमें आ जाएगा। स्क्रीन शेयर, यस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
हाँ ऋतिक राज, क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नहीं हुआ है, मतलब क्या? मतलब क्या कहना चाहते हैं? कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? मैंने नहीं कराया है, या आपको जो मैं होमवर्क दिया वो नहीं हुआ? कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा क्लियर। थ्योरी बेस्ड फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो थ्योरी बेस्ड। अरे पहले मुझे ये बताओ कि सीट का जो मैं 1 से 20 दिया वो नहीं हुआ है, या मैंने जो पढ़ाया उस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी नहीं कराया है? क्या कहना चाहते हो? हाँ तो ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है मेरे पढ़ाने के बाद। हमने जो पढ़ाया उससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सीधा ही आपको दे दिया था ना कि ये होमवर्क कीजिए, बनता है तो फाइन, नहीं तो हम आप डाउट भेजिए मेरे पास। मैं ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे सिंपल जो भी मैं अभी तक पढ़ाया हूँ वो सारी बातें सिंपल है, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं एक क्वेश्चन ही करना चाहता हूँ, उसके बाद बाकी जो आपने मुझे डाउट भेजा है वो मैं, हमने जो पढ़ा है भाई पढ़ा दिया क्या, या बैठा हुआ हूँ? तो हमने जो पढ़ा है उस पर क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और मैंने क्वेश्चन कराने के पहले होमवर्क इसलिए दिया था क्योंकि जो पढ़ाया था वो बहुत इजी सेक्शन था, क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था थोड़ा समझ के। बट ठीक है, लैंग्वेज क्वेश्चन का ऐसा होता है कि हो सकता है आपसे ना भी हुआ हो। कुछ क्वेश्चन अपन कराते हैं और कुछ वो क्वेश्चन लेते हैं जो आपने मुझे डाउट के लिए भेजा था। ये लेक्चर का पार्ट है, डाउट डिस्कशन नहीं है। डाउट के जो क्वेश्चन है उसे मैं लेक्चर में ही ले लूंगी। A 150 watt bulb emits 8% of its energy as light of wavelength 4500 angstrom. Calculate number of photons emitted per second. ट्राई कीजिए, ये 1985 में आया है आई, सिंपल सवाल है, आईआईटी में 1985 में आया है। हाँ अप्लाई करना बताऊंगा ना, मैंने कहाँ कहा कि पूरा मैं पढ़ा दिया हूँ, खत्म हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या? ये बाकी बच्चे देखो, ऋतिक राज तुम थोड़ा पेशेंस रखो यार, बाकी बच्चे भी तो होंगे ना यहाँ पे, वो मुझे फीडबैक दें कि जो मैं 1 से 20 तक क्वेश्चन दिया था, 2 बच्चों ने हमें डाउट पूछा है, एक बच्चा 4 क्वेश्चन पूछा, एक 7 पूछा था, इसमें एक मैंने कहा बहुत इजी है तो तुम वही कर लो, बाकी 6 मैं लेके आऊँ, 6 को डिस्कस करूंगा। बाकी बच्चे मुझे फीडबैक दो कि आपसे भी नहीं हुआ क्या? हिमाक्षी जैन जी या यश मोहितकर, ये लोग बताओ मुझे कि क्या आप लोगों से, निशांत, हिमाक्षी जैन ने तो लिख दिया सर डन ऑल द क्वेश्चंस, पूरा नहीं हुआ। प्रज्वल भारद्वाज ओके, सॉरी सर पर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मैं रिवीजन कर रहा था। यस मोहितकर तुम पीछे नहीं रहे यार, क्लास से बैकलॉग मत रखो। एनीवे प्लीज यस मोहितकर, पीटूंगा मैं तुमको, तुम बैकलॉग रख रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ए 150 वाट बल्ब, 150 वाट का मतलब है कि एनर्जी है 150 जूल पर सेकेंड, बट एनर्जी एज लाइट है ओनली 8%। तो लाइट एनर्जी क्या होगी? लाइट एनर्जी होगी 150 इंटू 8 बाई 100, और ये आ जाएगा 8×24 बाई 2, 12 जूल पर सेकेंड। इसमें डाउट है क्या? लाइट एनर्जी हमने निकाला 12 जूल पर सेकेंड,
अब कह रहा है कि ये जो लाइट एनर्जी है उसका वेवलेंथ है 4500 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा है 4500 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, पर सेकेंड ही है तो एनर्जी पर सेकेंड ले लेंगे तो अपने आप नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आएगा वो पर सेकेंड आएगा। E बराबर NH न्यू होता है टोटल एनर्जी, दिस इंप्लाइज 12 बराबर होगा NHC बाई लैम्डा, और 12 बराबर N इंटू H की वैल्यू होगी 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू होगी 3 इंटू 10 टू पावर 8, और लैम्डा की वैल्यू होगी 4500 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। दिस इंप्लाइज N कैन बी कैलकुलेटेड। बताओ समझ में आया या नहीं आया? किसी को नहीं आया तो बता सकता है। दस का पावर 8 नहीं आएगा युवराज शेखर, मुझे उससे काफी ज्यादा आएगा। ओके 18 है। हाँ 10 का पावर 18 सही है, 2.73 इंटू 10 टू पावर 19 आता है, 10 के पावर 19 के ऑर्डर का। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ, पूरा अच्छे से समझो कि एक फोटोन की एनर्जी हुई hc बाई लैम्डा, तो मान लिया टोटल n फोटोन है तो n इंटू hc बाई लैम्डा, और वो 12 जूल पर सेकेंड के बराबर होगा, वो दे देगा नंबर ऑफ फोटोन्स। ये n जो है n है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, n क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कि certain sunglasses having a small amount of AgCl, certain sunglasses having a small amount of AgCl incorporated in the lenses on exposure to light of appropriate wavelength, on exposure to light of appropriate wavelength, turns to gray color to reduce the glare. Following reaction occurs. AgCl, H nu, सिल्वर, इसके कारण ही ग्रे आता है, प्लस क्लोरीन। If the heat of reaction 248 kilojoule per mole. If the heat of reaction for the decomposition of AgCl is
248 kilojoule per mole. What maximum wavelength is needed? What maximum wavelength is needed to induce the desired process? एक बार पहले क्वेश्चन को समझिए। करेक्ट, कुछ सनग्लास ऐसे होते हैं जिसमें AgCl इनकॉर्पोरेटेड रहता है। उससे होता क्या है कि जब लाइट के एक्सपोजर में वो सनग्लास जाता है तो AgCl डिकम्पोज हो जाता है, और AgCl डिकम्पोज होने में इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये 248 किलोजूल पर मोल, 1 मोल AgCl डिकम्पोज होने में। कह रहा है व्हाट मैक्सिमम वेवलेंथ इज नीडेड टू इंड्यूस द डिजायर्ड प्रोसेस। कह रहा है इतनी एनर्जी के लिए हमें जो फोटोन होना चाहिए, उस फोटोन का मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये 1 मोल के लिए है ना, डेल्टा H जो है। एक बार क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताना, क्वेश्चन समझ में आया? फिर से बोलता हूं मैं क्वेश्चन। कह रहा है कि कुछ सर्टेन सनग्लासेस होते हैं जिसमें AgCl इनकॉर्पोरेटेड रहता है, और वो जब लाइट के प्रेजेंस में जाते हैं तो AgCl ब्रेक हो जाता है। 1 मोल AgCl को ब्रेक होने में इतनी एनर्जी लगती है, और AgCl Ag में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, सनग्लास का कलर ग्रे हो जाता है, और सनग्लास का कलर ग्रे हो जाता है तो वो ग्लेयर को, चमक को कम करता है, और आपको सूथिंग एकदम लगता है आई से कि एकदम कोई बाहर में कोई ज्यादा तेज लाइट नहीं। अब कह रहा है 1 मोल AgCl को टूटने में इतनी किलोजूल एनर्जी लग रही है, तो कह रहा है कि जो लाइट लगनी चाहिए, लाइट इस पे पड़नी चाहिए, उसका मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ क्या होगा। तो ध्यान रखिए ये 1 मोल, पहले देखिए इस टॉपिक में क्या क्या ध्यान रखना है कि 1 मोल AgCl है, और हमारे पास AgCl का मॉलिक्यूल होता है, तो हम एक जो फोटोन होता है, चाहे उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा हो या कितनी कम हो, एक फोटोन मैक्सिमम 1 AgCl को ब्रेक कर सकता है, 1 मॉलिक्यूल AgCl को ब्रेक कर सकता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ए फोटोन कैन ब्रेक ए मैक्सिमम ऑफ 1 AgCl मॉलिक्यूल। जैसे मान लो AgCl के 1 मॉलिक्यूल को तोड़ने में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है, अगर आप 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी फोटोन देंगे इसको, तो एक ही मॉलिक्यूल टूटेगा, और बाकी जो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो Ag और Cl का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जो टूटेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक फोटोन मल्टीपल AgCl को तोड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। मींस याद रखें, 1 फोटोन इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग ए मैक्सिमम ऑफ 1 बॉन्ड। मींस एक फोटोन या तो एक बॉन्ड तोड़ेगा या वो भी नहीं तोड़ेगा, ऐसा हो सकता है, या वो भी नहीं तोड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी बहुत ज्यादा है फोटोन की, एक फोटोन की, तो वो 2 बॉन्ड एक साथ तोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। 1 फोटोन कैन ब्रेक ए मैक्सिमम ऑफ 1 बॉन्ड। तो देखिए यहाँ 1 मोल की बॉन्ड एनर्जी गिवन है, 1 मोल टूटने की एनर्जी गिवन है। तो आप क्या करो, एनर्जी निकालो 1 मॉलिक्यूल के टूटने की। तो एनर्जी निकाला 248 इंटू 10⁻³ जूल है, और ये 1 मोल की है। 1 AgCl के टूटने की एनर्जी इतना जूल होगी, और इस एनर्जी को लिख दीजिए, E को लिख दीजिए hc/लैम्डा। क्योंकि एक लैम्डा मैक्सिमम, एक फोटोन मैक्सिमम एक ही AgCl के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा। लिख देता हूं, 1 फोटोन कैन ब्रेक a maximum of 1 AgCl molecule or 1 bond. So hc/लैम्डा हो जाएगा 248 into 10⁻³ upon Na। आप वैल्यू रख दो,
लैम्डा बराबर हो जाएगा HC इंटू NA बाई 248 इंटू 10⁻3। ये होगा 6.626 इंटू 10⁻−34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 248 इंटू 10⁻3। और ये जो भी आ जाए उतना मीटर, ये आंसर होगा। मीटर में निकला है, यही आंसर है। ये जो भी आ जाए उतना मीटर आंसर होगा। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये जो भी आ जाए समझ में आ गया ना? वेरी गुड। फाइनल आंसर तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, कैलकुलेशन थोड़ी सिखाता हूं। 5 23 और 5 28 10⁻⁻6। फाइनल आंसर आएगा। देखो फाइनल आंसर अगर तुम्हें चाहिए तो ऐसे करता हूं मैं, 6.626 इंटू 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 248, ये आ रहा है मेरा 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये आंसर आ रहा है। और 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ रहा है, तो अपन 100 से डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 480 नैनोमीटर, ये आंसर होगा। समझ में आ गया बेटा? एक बार फिर से बताना ना समझ में आया कि नहीं आया। यही 2 सवाल मैं कराता हूं, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि अब ये 2 सवाल नहीं कराएंगे तो आप होमवर्क नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगा। बट फिर भी मैं आपका अब डाउट ले रहा हूं, जो होमवर्क वाला है उन क्वेश्चंस को ले रहा हूं। चौदह नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है, an electromagnetic radiation makes 5000 waves in 20 centimeter. The frequency of radiation h, देखिए जरा 20 सेंटीमीटर लेंथ ले लीजिए। लेंथ कितना ले लीजिए? 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर में 5000 वेव्स। देखिएगा जरा सा, यहां से यहां तक ये एक वेवलेंथ है, ये एक वेव है, 1 वेव। ये लैम्डा है और ये है 1 वेव। यहां से लेकर यहां तक 1 वेव है। अब टोटल 20 सेंटीमीटर में 5000 वेव्स, तो लैम्डा निकल जाएगा। लैम्डा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये एक वेव है और टोटल 5000 वेव्स है, तो 20 डिवाइडेड बाई 5000 बराबर 1/250 और सेंटीमीटर ही आएगा। ये लैम्डा है। पूछ रहा है द फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो C बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो C बराबर होता है न्यू लैम्डा। दिस इंप्लाइज न्यू बराबर होगा C बाई लैम्डा। C हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा करो, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, 1/250 इंटू 100 मीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/250 इंटू 100
ये आएगा 75 इंटू 10⁻11 बराबर 7.5 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। ये आंसर होगा। बताना मुझे समझ में आया? ये जो लैम्डा बराबर 20/5000 किया, ये समझ में आया? नहीं हिमांशी जैन, आपका तो सारा ही क्लियर है। बाकी बच्चे जो मुझे डाउट भेजे थे वो खास करके लिखें कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। हिमांशी, प्रज्वल और यश महितकर आप नहीं लिखे, बाकी जो बच्चा मुझे डाउट हो जाता वो लिखे कि उसको समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज लिखो ना बेटा। नहीं आया तो दोबारा एक बार समझाऊंगा ना। अच्छा हिमांशी जन, आपने ये वाला भेजा था। अच्छा हाँ, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन भेजा था, मुझे ये नहीं याद था कि। इसको ऐसे समझिए कि एक वेवलेंथ एक वेव हुआ। एक वेवलेंथ क्या हुआ? एक वेव। तो कह रहा है 20 सेंटीमीटर में 5000 वेव। तो 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5000 तो ना, उससे क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा। नहीं आया समझ में? बाकी बच्चा नहीं लिख रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है बाकी बच्चे का क्या। अरे लिखो। युवराज शेखर ने लिखा, आ गया सर। नितेश कुशवाहा, नितेश कुशवाहा तूने भी लिखा, आ गया सर। चलिए अच्छी बात। इसको मैं बड़ा कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। चलो छोटे से ही करते हैं। ब्लर हो रहा है पूरा। इस क्वेश्चन को देखिए। नहीं भागा नहीं है भागा नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए। द आई ऑफ सर्टेन मेंबर ऑफ रेप्टाइल फैमिली पास ए सिंगल विजुअल सिग्नल टू ब्रेन व्हेन द विजुअल रिसेप्टर आर स्ट्रक बाय फोटोन ऑफ वेवलेंथ 662 नैनोमीटर। कह रहा है कि जो भी सिग्नल वो भेजता है ब्रेन को, उस सिग्नल का वेवलेंथ लैम्डा ये है 662 नैनोमीटर। एक सेकंड आप होल्ड करोगे क्या? मुझे ना एक दिक्कत हो रही है। एक सेकंड के लिए मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, मुझे ना एक दिक्कत हो रही है। अगर आप होल्ड करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसको ना मुझे फुल स्क्रीन पे करना है। इतना छोटा आता है, यहाँ से एडजस्ट करता हूँ तो दिक्कत होती है। जैसे मैंने फाइल खोला, एक पीडीएफ फाइल खोला मैंने, ये इतना आया। थोड़ा बड़ा आएगा ना तो कट पेस्ट करूंगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी कट पेस्ट करता हूँ तो ब्लर हो जाए। इसको और थोड़ा फुल स्क्रीन, ये जो इतना बड़ा आ रहा है ना, इसको छोटा करना है, इसको बड़ा। कौन सी वाली फाइल है? ये वाली? ये वाली फाइल है। क्या की? डबल की क्या? पहले सिंगल की किया। सिंगल किया ना तो साइड में दिखे। साइड में दिखे। अच्छा ठीक है, हमें लगा कि हम पहले डबल क्लिक करके ही खोले। ठीक है। वापस आ गया मैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आ गया मैं वापस।
क्वेश्चन अच्छे से आ नहीं रहा था तो मैंने थोड़ा सा टेक्निकल टीम को बुलाया था कि क्या दिक्कत हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है। हाँ, सो लैम्डा दिया हुआ है 662 नैनोमीटर। If a total energy of 3 into 10 to power minus 14 joule is required to trip the signal, energy जो total energy required है वह है 3 into 10 to power minus 14 joule to trip the signal. What is the minimum number of photons that must strike the receptor? Number of photons आपसे पूछ रहा है। अब आप देखो ना, सीधा लगाना E बराबर NHC बाई लैम्डा, जैसे ये सवाल पूछे तो शायद उनको लैंग्वेज जो होता है ना उसके कारण लगता है अरे क्या दिया हुआ है, रेप्टाइल फैमिली, सिग्नल टू ब्रेन, इन सब बातों में ज्यादा मतलब नहीं है, बस समझना होता है वो कह रहा है कि ब्रेन, देखो है क्या क्वेश्चन, कह रहा है कि सिग्नल जो ब्रेन को जाता है वो फोटोन के थ्रू जाता है, उसका वेवलेंथ दे दिया है। अब कह रहा है ब्रेन को इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी तो सिग्नल को समझ जाएगा, ये जो एनर्जी है इतनी एनर्जी का सिग्नल चाहिए तो सिग्नल को समझ जाएगा। तो पूछ रहा है कि कितना फोटोन देना होगा, तो ठीक है, E बराबर NHC बाई लैम्डा से निकाल लेंगे और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 into 10 to the power minus 14 this is equal to N into H हो जाएगा 6.62 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 upon 662 into 10 to the power minus 9। ये इजी है कैलकुलेशन और आप N निकाल सकते हैं, है ना। N देखिए मैं निकाल देता हूं और N बराबर कितना आएगा 100 10 to power 6 12 15 15 15 19 14 10 to power 5 आ रहा है फोटॉन्स। आगे समझ में बताना आया या नहीं आया, बोलना बेटा। क्लियर है? यस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपने पूछा है, ये सब लेक्चर नोट का पार्ट बना ले रहा हूं। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतना फ्रीक्वेंसी दे रखा है, दैट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड in order to melt 1 gram ice when the latent heat of fusion is latent heat of fusion, यही एनर्जी लगेगा, ये इतना जूल पर ग्राम है और आइस 1 ग्राम, तो 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने में एनर्जी कितना लगेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 330 जूल पर ग्राम। तो मुझे पहले ये बताओ, लेटेंट हीट का डेफिनेशन होता है कि फ्यूजन का खास करके कि 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड बनाने में जितनी एनर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। हाँ, नोट्स के साथ ही आएगा डिस्कशन वाला पेज। सो आप देखिए तरह से कि एनर्जी रिक्वायर्ड to melt 1 gram ice is equal to 330 joule। पहली बार मैंने आपको खुद से सॉल्यूशन बना के भेजा था, तो मुझे लगा था कि आपको अब डाउट नहीं है, बट पता नहीं कैसे डाउट आ रहा है। तो 330 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो E बराबर NH न्यू 330 बराबर N into 6.6 into 10 to power minus 34 into 5 into 10 to power 13 और N is equal to 330 divided by 6.6 into 5। अब 13 घटा दो, इसमें 24 21 into 10 to the power 21।
33 ले लें, अगर इसे हम 3.3 ले लें तो ये 2 10, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3.3 ले लें तो 100 से डिवाइड करना होगा और ये कैंसिल हो जाएगा 10, ये आ जाएगा हमें 10 to the power 22 फोटॉन्स। सो देखिए हम क्या कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम E बराबर NH न्यू, E बराबर NHC बाई लैम्डा ये निकाल रहे हैं। जब भी क्वेश्चन में ये दिखे ना कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहा है तो आपको वही करना होगा, E बराबर NH न्यू या NHC बाई लैम्डा ही निकालना होगा। तो ये सब सवाल बनना चाहिए था, सॉल्यूशन देखने के बाद तो पक्का ही बनना चाहिए। चलिए 18 देखते हैं। 18, 19, 20 तीन सवाल और है, 18 लगा के 3 सवाल, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है सर्टेन डाई एब्जॉर्ब्स 4000 एंगस्ट्रॉम एंड फ्लोरेसेस एट 5000 एंगस्ट्रॉम। एक डाई है, कलर है, ये जो एब्जॉर्ब करता है उस लाइट का वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम और ये जो इमिट करता है उसका वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। एब्जॉर्ब किया, इमिट किया। This being wavelength of maximum absorption that under given condition 40% of the absorbed light is emitted। मतलब कह रहा है कि एनर्जी जो इमिटेड है, जो बाहर निकल रही एनर्जी, वो 40% ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है। इस लाइन में ये कह रहा है। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है ना प्रॉब्लम को बनाने में, उनका इंग्लिश में क्वेश्चन जो लिखा हुआ होता है वो नहीं समझ में आता। इंग्लिश थोड़ा सुधारिए, ये भी हो सकता है ना। क्वेश्चन जो लिखा होता है वो नई लैंग्वेज समझ में आता, ये भी हो सकता है। तो एनर्जी इमिटेड जो होगा वो 40% ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड टू द नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब। फोटॉन्स का रेशियो पूछ रहा है, तो अगेन ये होगा नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड को ई लिख दें और n इंटू HC बाई लैम्डा इमिटेड, ये बराबर होगा 0.4 इंटू HC, सॉरी HC लिखने से पहले n लिख दूं, इंटू n एब्जॉर्ब इंटू HC बाई लैम्डा एब्जॉर्ब। कुछ नहीं, E बराबर NH न्यू अब लिख दिया हूं, बस HC कैंसिल हो जाएगा और पूछ रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड NE टू द नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब NF, ये आ जाएगा 0.4 इंटू लैम्डा E अपॉन लैम्डा एब्जॉर्ब, ये हो जाएगा 0.4 इंटू इमिटेड का है 5000 एंगस्ट्रॉम और एब्जॉर्ब का है 4000 एंगस्ट्रॉम, और ये आ जाएगा बेटा 5 का 20 2/4 0.5 आ जाएगा। तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। बताना समझ में आया या नहीं आया? बाकी लोग भी बोले। एनीवे पता नहीं बाकी लोग कसम खाए हुए और नहीं बोले। क्वेश्चन एक बार और समझाना। हाँ ऋतिक राज सुनो, ये एक डाई है, ये एक डाई है, ए सर्टेन डाई एब्जॉर्ब्स इतना एंगस्ट्रॉम, ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। कलर है बेटा, तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा और कुछ अलग लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा, तभी तो कलर दिखेगा। तो जो लाइट एब्जॉर्ब करता है उस लाइट का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है।
और उसका जो कलर दिखता है उसके करस्पॉन्डिंग कोई लाइट वो इमिट कर रहा है, जो लाइट वो इमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। अब कह रहा है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है और जो एनर्जी इमिटेड है, तो इमिटेड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का 40% है, ये क्वेश्चन में कह रहा है ये लाइन। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड बाय नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड, ये क्या होगा? ऋतिक राज मुझे बताना, समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, क्यों नहीं आता बेटा? क्वेश्चन तुम पढ़े भी होगे, और क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कि तुम पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है लैंग्वेज में। और एक बार मैं समझाया भी तो नहीं समझ में आया, ये भी नहीं समझ में आया, क्यों नहीं आया? एनीवे, आगे बढ़ते हैं, बहुत मजे ले रहा हूं मैं आप लोगों के आज। 19 देखिए, उन्नीस में एक डेटा है, उन्नीस में एक डेटा है, इसे याद रखें। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, डेटा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो सकता है, पर मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 96 किलो जूल पर मोल होगा, 96 किलो जूल पर मोल होगा। ये HC वाला डाटा तो मैंने आपको बताया था, ये भी याद रखने लायक डाटा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्विवेलेंट टू 96 किलो जूल पर मोल। जैसे इनफैक्ट इस डाटा को कहाँ यूज कर सकते थे, पहले भी हम यूज कर सकते थे, मैं आपको बताता हूँ कहाँ यूज कर सकते थे। इस क्वेश्चन में यूज कर सकते थे। ये जो एनर्जी 248 किलो जूल पर मोल दिया हुआ था ना, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते, कहते हैं 96 किलो जूल पर मोल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इसे 96 से डिवाइड कर देते तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता, और एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता तो उससे हम एनर्जी निकाल लेते, वेवलेंथ निकाल लेते, 1240 बाई लैम्डा एन कर लेते। जैसा देखिए इसको ऐसे भी कर सकते थे, एनर्जी हो जाता 248 अपॉन 96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाता एनर्जी, और एनर्जी होता 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी लेते तो ये होता 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। तो 248 अपॉन 96 1240 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा हो जाता 2-4 एंगस्ट्रॉम का, इधर उधर आएगा हम तक तो दिक्कत नहीं करना, वो 2-4 एंगस्ट्रॉम का आ सकता है इधर उधर बाई 248, और ये आएगा 1240 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 248, ये आ रहा है 480, लो एग्जैक्ट ही आ रहा है 480 नैनोमीटर। मुझे बताना ये क्वेश्चन सेकंड मेथड, और इस सेकंड मेथड में मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 96 किलो जूल पर मोल, ये फार्मूला हमने यूज किया। मुझे बताना सेकंड मेथड आपको समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरे पास टाइम है इसलिए इतना स्लो पढ़ा रहा हूं। चलिए आगे देखिए, the reaction between hydrogen and bromine to form HBr in presence of light is initiated by photon decomposition of bromine into free bromine atom by absorption। कुछ नहीं कह रहा है कि एक रिएक्शन है H2 प्लस Br2 से HBr, कह रहा है इसका इनिशिएशन ये होता है कि ब्रोमीन को हम फोटोन देते हैं और ये ब्रोमीन एटम में फ्री रेडिकल में टूट जाता है, ये कह रहा है। अब कह रहा था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन, इसका डेल्टा H दे रखा है, ये है 192 किलो जूल पर मोल।
तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा? 192 किलो जूल है, तो एनर्जी हो जाएगा 192/96, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कह रहा व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट वुड इनिशिएट द रिएक्शन। एनर्जी को लिख देंगे। अच्छा, लॉन्गेस्ट क्यों लिखता है? लॉन्गेस्ट इसलिए भी लिखता है कि जस्ट फोटोन की उतनी एनर्जी है, उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन भी तो इसको ब्रेक कर देगा ना। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन लेंगे, वो भी तो Br2 को ब्रेक कर देगा। तो इसलिए लॉन्गेस्ट लिखता है ताकि एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग आप निकाल सको। E बराबर होगा 12400 एंगस्ट्रम में बोल रहा है और नैनोमीटर में है, तो हमें आपको बताए होंगे कि एंगस्ट्रम में 12400 भी लेते हैं इनटू लैम्डा इन एंगस्ट्रम, और E बराबर हो जाएगा 2 बराबर 12400 बाई लैम्डा। दिस सिंप्लाइज लैम्डा बराबर होगा 12400 बाई 2, 6200 एंगस्ट्रम। तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। नहीं, सिलेबस आज तक का यही तक था। सिलेबस थोड़ा सा आगे है, डिस्कशन पार्ट नहीं था सिलेबस का, तो थोड़ा सा आगे ही है, थोड़ा सा आगे ही है। जहां तक पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूँ, डिस्कशन पार्ट नहीं था हमने, लेकिन डिस्कशन भी कर लिया 20 क्वेश्चंस का। ये समझ में आया बेटा? बोलना। ऋतिक राज, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ऋतिक, 19 नंबर क्वेश्चन समझ में आया? बन गया था तो तुम पूछे थे, लगता है कोई बच्चा तो 19 हमसे पूछा था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। अब देखिए, इसमें क्वांटम यील्ड पूछा है, तो क्वांटम यील्ड कोई ऐसा टर्म नहीं है कि जो हमको पहले डिफाइन करना चाहिए, नहीं। इवन डायरेक्ट पहली बार भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला था कि एक फोटोन मैक्सिमम एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक फोटोन मैक्सिमम एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ये भी तो हो सकता है कि एक फोटोन एक भी बॉन्ड ब्रेक ना करे। तो मान लो कि 50 बॉन्ड ब्रेक करने हैं, 50 बॉन्ड ब्रेक करने हैं, और 50 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको 80 फोटोन भेजने पड़े, तो क्वांटम यील्ड होगा 50/80। अगर मान लो 50 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 85 फोटोन भेजने पड़े, तो क्वांटम यील्ड होगा 50/50 मींस 1। अब देखिए प्लीज, लिख देता हूं कि one photon is capable of breaking a maximum of one bond. One photon can break a maximum of one bond. ये हम पहले भी लिखे हैं, दोबारा लिख रहे हैं ताकि आपको याद है। अब कर रहे HI का डिकम्पोजिशन हो रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट, 0.01 मोल्स ऑफ HI आर डिकम्पोज्ड। फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड। तो मुझे बताइए, HI डिकम्पोज हो रहा है और कितना हुआ है? 0.01 मोल। तो HI में HI बॉन्ड कितने होंगे? तो पहले इसके मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, 0.01 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। अब एक HI में एक ही बॉन्ड तो होता है, एक HI में एक ही बॉन्ड होता है, देयरफॉर नंबर ऑफ HI बॉन्ड बराबर हो जाएगा 0.01, जितना मॉलिक्यूल उतना ही HI बॉन्ड, इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 23। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर 21 मोल्स। कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब। तो अब मैं क्वांटम यील्ड को डिफाइन कर रहा हूं।
क्वांटम यील्ड होगा मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स required for decomposition. Divided by number of photons actually supplied for decomposition. तो इतने बॉन्ड ब्रेक करना है तो इतना ही फोटोन हमें चाहिए. क्वांटम यील्ड है 0.2, हमें मिनिमम इतना फोटोन चाहिए. हमें क्वांटम यील्ड है 0.2, मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना चाहिए, जितना बॉन्ड हमें तोड़ना है कम से कम इतना बॉन्ड चाहिए. बट उतने में नहीं टूटा. कितने में टूट रहा है, मान लो n में टूट रहा है, यहाँ से n निकल जाएगा, n हो जाएगा 6 × 10⁻21 अपॉन 0.2, 3 × 10⁻22 फोटॉन्स. क्वांटम यील्ड समझ में आया? हाँ, क्वांटम यील्ड 0 से 1 के बीच नहीं होगी. फ्रैक्शन है ये, जस्ट फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन है, अल्फा की तरह का टर्म फ्रैक्शन. सो मैंने आपका डिस्कशन भी ले लिया. अब आप आगे पढ़ाऊं मैं या नहीं पढ़ाऊं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? आप बताओ, आगे बढ़ जाऊं सिलेबस से या यहीं पे छोड़ दूं? आगे पढ़ाऊं या मुझे लगता है कि जल्दी छोड़ देता हूं ताकि मैं बता रहा हूं. जैसे होगा क्या ना, रिसफलिंग वगैरह कुछ, जहां तक का टारगेट था मैंने पूरा कर दिया. जहां तक का टारगेट था वो मैंने पूरा कर दिया और आगे मैं पढ़ा पाऊंगा आपको. चाहे चलो कुछ पढ़ाते हैं यार, मजा नहीं आएगा छोड़ देंगे. थोड़ा सा पढ़ाते हैं, है ना. रिपीट अगर कुछ बच्चे इधर उधर होंगे तो रिपीट कर देंगे, उसमें क्या थोड़ा सा पढ़ाते हैं. हमें पढ़ाना था क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि लाइट जो है बिहेव्स लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव. और लाइट जब वेव की तरह बिहेव करता है, तो वो कई फेनोमेना को एक्सप्लेन कर देता है लाइट की, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन. खास करके हम जो फेनोमेना की बात करना चाहते थे वो था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बट इन सारे टर्म को आप फिजिक्स में लाइट में पढ़ते. बट कुछ ऐसे फेनोमेना भी थे जो लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होती थी. उसके लिए प्लांक ने अपना क्वांटम थ्योरी दिया था. उसके हिसाब से लाइट को छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स माना था और उसे बोला था फोटॉन्स. तो उस थ्योरी से जो दो फेनोमेना एक्सप्लेन होते हैं वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन. आपने देखा था टेम्परेचर बढ़ाने पे कलर चेंज हो गया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में. और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. हम शुरुआत करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. When light of appropriate frequency is met to a strike on a metal surface, metals like potassium, rubidium, cesium, etc.
then electrons are emitted. Phenomenon is called photoelectric effect. Phenomenon is called photoelectric effect and emitted electrons are called photoelectrons. Emitted electrons are called photoelectrons. कह रहे हैं कि कोई मेटल सरफेस है, खासकर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह के मेटल सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। आपने लगभग मोस्ट ऑफ द नहीं बट बहुत सारे घरों में ऐसा देखा होगा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो मेरा सवाल है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने कहाँ देखा है? मेरा आपसे सवाल है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने कहाँ देखा है? मीनाक्षी जैन जी, आप बताइए कहाँ देखा है आपने? सोलर प्लेट। ऋतिक राज ने सही आंसर किया, देखो तो। हाँ, सोलर प्लेट। जितने भी सोलर एनर्जी हैं सब इसी पे बेस्ड है। हम क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं। अब धूप में रख देते हैं तो उसमें से पे लाइट पड़ती है। अब वो लाइट उस मेटल सरफेस पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और उस इलेक्ट्रॉन को वायर के थ्रू फ्लो करा देंगे तो करंट फ्लो कर जाएगा, और करंट फ्लो करेगा तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो जितने भी सोलर प्लेट हैं सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। समझ में आया क्या होता है? अब जरा ऐसा करते, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, experimental arrangement. ये एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। एरो लगा दिया हूं इसीलिए कि आपको लगे कि यह एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। ये अमीटर है। देखिए,
यह कैथोड है, इसे हमने एक वेरिएबल वोल्टेज से के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, और ये एनोड है, इसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। वेरिएबल वोल्टेज इसलिए कि वोल्टेज को मेरा मन करेगा कभी कभी निगेटिव भी कर देते हैं, और जब निगेटिव कर देंगे तो जो कैथोड होगा वो एनोड बन जाएगा, जो एनोड होगा वो कैथोड बन जाएगा। तो मतलब वेरिएबल वोल्टेज हमने यहाँ रखा है, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, उसको निगेटिव भी कर सकते हैं। जो कैथोड होता है उसके ऊपर वो मेटल लगा रहता है, ये वाला मेटल, जिस मेटल से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना चाहते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जैसे मेटल, और हम सनलाइट फॉल करता है उस मेटल पे, सनलाइट फॉल करता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। तो ये है आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, थोड़ा समझिए प्लीज। इलेक्ट्रॉन है जो इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन है जो इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन है जो इधर जा रहा है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुआ एनोड में, ये एमिटर के थ्रू इधर होते हुए कैथोड पहुंचेगा, तो इसमें एक करंट फ्लो करेगा। जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसको बोलते हैं फोटो करंट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचेगा तो ये इधर घूमेगा, एमिटर के थ्रू होते हुए, बैटरी के थ्रू होते हुए, फिर वापस यहाँ आएगा, इस प्लेट पे आएगा। तो जो करंट फ्लो करेगा आई, इसको बोलते हैं फोटो करंट। फोटो करंट बहुत दूर हो गया जी। फोटो करंट, आई को बोलते हैं फोटो करंट। चूंकि ये वो इलेक्ट्रॉन से हो रहा है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फोटो करंट। आई होप कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये एनोड है तो ये पॉजिटिव है, और ये कैथोड है तो ये निगेटिव है। लेकिन थोड़ा देर के लिए सोचिए कि अगर हम इस वोल्टेज को निगेटिव कर दें, मींस जो पॉजिटिव है उसे निगेटिव कर दें और जो निगेटिव है उसे पॉजिटिव कर दें, तब भी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और पॉजिटिव वाले को निगेटिव कर दिया, तब भी उस प्लेट तक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होती है। मेरी बात सुनिएगा प्लीज, प्लीज हम क्या बोल रहे हैं ये सुनिए। अभी अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो एनोड पॉजिटिव है और कैथोड निगेटिव है। लेकिन अगर हम वोल्टेज को निगेटिव कर देंगे तो जो एनोड हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा और जो कैथोड हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। एनोड को अब बेटर टू से कैथोड और कैथोड को बेटर टू से एनोड। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे सिचुएशन में भी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाए, यहां तक पहुंच जाए निगेटिव होने के बाद भी। आप कहेंगे सर निगेटिव प्लेट है और वहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ, उसका रीजन ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर उसके काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा उससे कम निगेटिव पोटेंशियल लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, और अगर उसके बराबर जितना काइनेटिक एनर्जी है उतने उसके बराबर का नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, जस्ट निकल के यहीं पे रह जाएगा जहां पे निकलेगा। तो देखिए हम ग्राफ बना रहे हैं कि अगर हम एक्स एक्सिस में वोल्टेज ले रहे हैं और बाई एक्सिस में फोटो करंट ले रहे हैं आई, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, और ये है आई, और ये जो आई है इसको बोलेंगे सैचुरेशन करंट। और ये है Vs, ये निगेटिव वोल्टेज है, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। Vs क्या है?
a stopping potential. अब प्लीज थोड़ा समझो हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट को समझो कि हुआ क्या। कि हमने एक वेरिएबल वोल्टेज लगाया, ये कैथोड है, ये एनोड है, कैथोड पे एक ऐसा मेटल लगाया जिससे लाइट डालने पे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो लाइट पड़ा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला। ये इलेक्ट्रॉन इजिली पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और पॉजिटिव प्लेट है, इजिली जाएगा। अब हमने वोल्टेज को चेंज करना शुरू किया, कम करना शुरू किया, कम करते करते जीरो कर दिया वोल्टेज जीरो कर दिया, तब भी देखता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है एनोड पे आ रहा है। अब जीरो करके वोल्टेज को निगेटिव कर दिया, तो जो एनोड था वो पहले पॉजिटिव था, अब वो निगेटिव हो गया, जो कैथोड पहले निगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो गया। पूरी पॉइंट नहीं लिखूंगा मैं, सुनो प्लीज, सब कुछ नहीं लिखूंगा मैं। तो जब हमने देखा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ना, वो सारा लिख दूंगा मैं। तुम मेरे लेक्चर में इतना बोलने की जरूरत नहीं है, यस मतलब जो लिखना चाहिए वो मैं लिखता हूँ, तुम समझते होगे मेरे लेक्चर में इस बात। बट पूरा एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब कर दीजिए, उतना नहीं लिखूंगा एक्सपेरिमेंट को पूरा डिस्क्राइब, तो फिर आपको दोबारा पढ़ने में बोरिंग लगेगा। तो लाइट जब पड़ा, प्लीज मेरी बात सुनो ना, बीच में नहीं टोकना, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट सेटअप है, थोड़ा यहाँ वोल्टेज है जो वेरिएबल वोल्टेज है, ये कैथोड है, ये एनोड है, लाइट पड़ा, लाइट से देखे इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंच गया, हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, एनोड पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन चला गया एनोड पे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट अब हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को कम करते करते जीरो कर देते हैं। हम देख रहे हैं जीरो भी कर दे रहे हैं, तब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ एनोड तक पहुंच जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज जैसे जीरो भी किए, तब भी यहाँ पे देखो ना, वोल्टेज जब जीरो था, ग्राफ देखो, वोल्टेज जब जीरो था तो यहाँ पे करंट निकला ना। अब हम वोल्टेज को नेगेटिव कर रहे हैं, ये देखो माइनस वीएस कर रहे हैं, तो वोल्टेज को नेगेटिव कर रहे हैं, देख रहे हैं, तब भी इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, कम पहुंच रहा है बट पहुंच रहा है। निगेटिव करते करते वोल्टेज को माइनस वीएस के बराबर कर दिए, तो देखिए एक भी इलेक्ट्रॉन अब नहीं पहुंच रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन यहीं पे गिर जा रहा है। तो क्या मतलब है कि ये जो लाइट से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर जब पोटेंशियल हम निगेटिव पोटेंशियल लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा। मैं कह रहा हूं कि ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, उसकी सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर E इंटू वीएस होता है ना, E इंटू वी होता है ना, तो उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर एक पोटेंशियल होगा। उतना नेगेटिव पोटेंशियल अगर यहाँ लगा देंगे, नेगेटिव पोटेंशियल तो लगा देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव नहीं करेगा। मीन्स आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन तो निकलता है ही, इवन हम नेगेटिव वोल्टेज दे देते हैं थोड़ा बहुत, तब भी एनोड तक पहुंच जाता है। मैक्स वो मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज जहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ना हो सके कैथोड से, उस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां तक समझ में आया? कुछ एक्सपेरिमेंट समझ में आया? एक्सपेरिमेंट क्या है? निगेटिव वोल्टेज कैसे देंगे ऋतिक राज? हाँ, निगेटिव वोल्टेज देना बहुत आसान है। जैसे इस वोल्टेज को जीरो कर दिया, तो जीरो तक तो तुमको समझ में आ रहा है। अब जब निगेटिव वोल्टेज देना है, तो ये जो जिसको कैथोड से जुड़ा हुआ हो, देखो मैं कर रहा हूं, ये निगेटिव यहां लगा दो और ये पॉजिटिव यहां लगा दो। अब निगेटिव वोल्टेज सप्लाई हो गया। नहीं आया समझ में ऋतिक राज? अगर हमें निगेटिव वोल्टेज देना है तो ये बैटरी तो हमेशा पॉजिटिव देगा, तो आप निगेटिव प्लेट एनोड पे लगा दो और पॉजिटिव प्लेट कैथोड पे लगा दो। हाँ, टर्मिनल चेंज कर देंगे तो अब निगेटिव हो जाएगा ना, वो एनोड अपने कैथोड से निगेटिव बना रहे हैं। देखो नाम नहीं चेंज कर रहे हैं, जैसे निगेटिव बनाओगे एनोड कैथोड हो जाएगा, बट हम जिसको एनोड लिख दिया एनोड ही बोल रहे हैं। हाँ, सो निगेटिव देने के बावजूद कुछ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो एनोड पे पहुंच रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है।
अब उस निगेटिव जो वोल्टेज दे रहे हैं उसे बढ़ा रहे हैं, कितना निगेटिव कर रहे हैं, तो एक ऐसा वैल्यू लाते हैं Vs जहां पर वो इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, नहीं पहुंच पाता है, उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट जो किया वो हमने बताया। अब इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन बताएंगे, और ऑब्जर्वेशन बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। इसको समझ के आना आप नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। एक लेक्चर पूरा लगेगा इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नेक्स्ट क्लास पूरा एक लेक्चर दूंगा। अच्छा, चाहते हो कि मैं पॉइंट्स बता दूं? ये चाहते हो? करा भी टाइम आज पूरा पढ़ने के मूड में हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं पढ़ेंगी तो चलो पढ़ते हैं। इसको आई नॉट से डिनोट करो, और आई नॉट है सैचुरेशन करंट। अब देखिए मेरी बात प्लीज और समझिए, सैचुरेशन करंट भी समझिए। जीरो वोल्टेज देने पे भी करंट निकल रहा था, निगेटिव देने पे भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, बट थोड़ा सा पॉजिटिव करते हैं तो क्या होता है? होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन निकला तो बीच में स्पेस होगा, बीच में स्पेस होगा तो जो फर्दर इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको वहां तक पहुंचने नहीं देगा। उस बीच में जो स्पेस में इलेक्ट्रॉन होगा वो फर्दर जो आगे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको वहां तक पहुंचने नहीं देगा। तो हम वोल्टेज को थोड़ा सा पॉजिटिव कर देते हैं। जब वोल्टेज को थोड़ा सा पॉजिटिव कर देते हैं तो स्पेस में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब एनोड पे पहुंचने लगेंगे, और एक बार स्पेस क्लियर हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचने लगेंगे। वो ये वोल्टेज है। ये इस वोल्टेज के बाद फिर करंट नहीं बढ़ रहा है, सब फिर जिस रेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसी रेट से करंट आपको मिल रहा है। तो ये सैचुरेशन करंट बोलेंगे। मींस एक फोटोन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो जिस रेट से फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसी रेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सारा इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचा दे रहे हैं थोड़ा सा पॉजिटिव वोल्टेज देके। इससे हमें सैचुरेशन करंट मिल जा रहा है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है वो मैं लिखता हूं। ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ओनली व्हेन electrons are emitted only when frequency of incident light is greater than a particular frequency value called threshold frequency. Electrons are emitted only when frequency of incident light is greater than a particular value. मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जो लाइट उस पर पड़ रहा है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और डिनोट करते हैं न्यू नॉट से। सो देखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, अब हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी का दूसरा नाम है वर्क फंक्शन, और इसे डिनोट करेंगे हम फाई से। किससे डिनोट करेंगे? फाई से। फाई से डिनोट करते हैं, या कुछ लोग ई नॉट से भी डिनोट करते हैं, ई नॉट से भी डिनोट करते हैं, कोई नहीं, हम फाई से डिनोट करते हैं। एनर्जी corresponding to threshold frequency
is called threshold energy. That is phi बराबर होगा h into nu naught. ध्यान दीजिए मेरी बात, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन तभी निकलता है जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी एक पर्टिकुलर, उसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। जरा फिगर में देखिए कि मैंने क्या कहा था, फिगर में देखिए कि मैंने क्या कहा था। इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ये ग्रेटर देन न्यू नॉट होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिगर में देखिए मैंने क्या कहा था कि ये जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की, इसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये मैंने कहा। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि न्यू नॉट क्या है। न्यू नॉट, नॉट नीचे लिखा हूं। तो अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बोलते हैं या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। एंड ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल पे। हर अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। कौन सा मेटल है, हर अलग अलग मेटल का। यार वर्क फंक्शन का मतलब ही तो तुमको बता रहा हूं निशांत प्रताप सिंह, ये मतलब ही है ना। वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी से ऊपर पर काम करना शुरू करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना शुरू होगा, उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी होगा, उसे वर्क फंक्शन बोलते हैं। और ये हर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने की एनर्जी सेम नहीं होगी ना। मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फोटोन की जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए वो हर मेटल के अलग अलग होगी। यही तो डिफिनीशन है वर्क फंक्शन। यार इतने टाइम से तुम पढ़ रहे हो निशांत प्रताप सिंह जी, डिफिनीशन दे देता हूं उसके बाद फिर पूछते हो इसका मतलब क्या। डिफिनीशन ही मतलब है उसका कि इस एनर्जी से ऊपर का फोटोन डालोगे तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यही वर्क फंक्शन का। मान लो ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर आप फोटोन डाल रहे हो तो फोटोन की जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन से कम या ज्यादा हो सकती है। कम होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना है, गारंटी कुछ भी नहीं। तो अब क्यों पूछ रहे हो वर्क फंक्शन का मतलब क्या हुआ? यही तो मतलब हुआ बेटा। नहीं समझ में आ रहा निशांत प्रताप सिंह? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस with increase in frequency of light. अगर हम एक ग्राफ बनाएं जिसके बाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी लें फोटो इलेक्ट्रॉन का और एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी लें तो ग्राफ ऐसा आएगा। देखो न्यू नॉट पे तो निकलना शुरू होगा, न्यू नॉट से पहले निकलेगा नहीं, और न्यू नॉट पे जस्ट निकलेगा, उससे ज्यादा दोगे तो बाकी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ग्राफ ऐसा आएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ये समझ में आ रहा होगा कि हम काइनेटिक एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की।
तो न्यू नोड से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? कुछ भी नहीं। समझ में आ गया होगा कि हमने न्यू नोड से आगे क्यों हमने ग्राफ बनाया। बताना समझ में आया कि नहीं आया? कुछ और ऑब्जर्वेशन है 4-5, वो हम अगली क्लास में लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक्सपोर्ट। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करो दिवाली अच्छे से, है ना? एंड प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। मुझे व्हाट्सएप करो, मैं लिंक भेज दूंगा। ये सब नहीं पता है मिठाई मिलेगी या नहीं। ऋतिक राज कोटा में ही हो? ओके, तो मेरी डाउट क्लास में भी आ सकते हो। कल और परसों शाम 4 से 6 में डाउट क्लास में बैठूंगा। वो जो बड़ी सी क्या है, सद्भावना या क्या है परिषद, जहाँ डाउट क्लास के लिए बोला गया, समर्थ में। यस, समर्थ में। तो संडे और मंडे 2 दिन 4 से 6 में आपको डाउट क्लास में मिल जाऊंगा। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ हो गया। ओके पिक्कू सागर पांडे, कर दूंगा मैं। वो सब नहीं पता है यार हमको। अरे यार, कहाँ गया? ब्राउजर कहाँ गया यार? अगर लैंग्वेज में ऐसे दे देना 2-3 पद में, तो ये ध्यान रखना एक लैंग्वेज में लिखा है।
Yeah, but it's not wrong. So the problem is when you say to move on from the very good thing. आज का वैल्यू लगो यार अगर इंजीनियर का 20 क्वेश्चन आते हैं तो करनी पड़ेगी